हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। पिछले क्लास में हम लोग अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे। उसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ चुके थे। वन वाज अ गवर्नमेंट कंपनी एंड सेकेंड वन वाज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर सी, हेडिंग करना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज सेक्शन 8 कंपनी, जो भी हम लोग बोलते हैं ना एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वही है। ऐसा कंपनी जो बना है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज सोसाइटी को, एनवायरमेंट के तरफ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए जो सर्विसेज देने के लिए जो कंपनी बनाया गया है, वो कंपनी को बोलते हैं कंपनी फॉर्म विथ अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। नाम है सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है? सेक्शन 8 किसको बोलेंगे? बेसिकली एनपीओ जो है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हम लोग बोलते हैं कंपनी फॉर्म्ड विथ अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। लिखना। It means any company formed to promote the charitable objects of commerce, arts, science, जो भी नाम तुम जानते हो, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एटसेट्रा। ठीक है, बेसिकली कंपनी फॉर्म किया गया है ये सब चीज को प्रमोट करने के लिए, विदाउट एनी प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है इसमें। इन ऑर्डर टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, रिलीजन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एटसेट्रा। ठीक है, फुल स्टॉप। Such companies applies this surplus। सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट है उनका। ठीक है, याद है एनपीओ सरप्लस, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। एंड प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो बोला कि जो भी सरप्लस होगा, जो भी पैसा ये लोग सरप्लस कमाएंगे, उसको वो लोग कहाँ यूज करेंगे? इसी सारे ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। प्लस उस पैसे से एनपीओ अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक एनपीओ जो है, एनपीओ कैन नॉट गिव डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, क्योंकि डिविडेंड क्या है?
डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में जो हिस्सा है शेयर होल्डर्स का उसको बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन ये कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कोई भी डिविडेंड किसी भी मेंबर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्विस मोटिव है, कमाना ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो कोई भी मेंबर को कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल FICCI, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, BCCI, ICC, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, लिखना। एनपीओ के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने वाले हम लोग। ठीक है, पहला, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, टू रजिस्टर a company with limited liability without the word limited or private limited, without the word limited or private limited to its name। ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी नहीं है कि वो नाम के आखिरी में लिमिटेड या वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करे। ठीक है, एक पब्लिक कंपनी को लिमिटेड वर्ड यूज करना जरूरी है, एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड यूज करना जरूरी है नाम के एंडिंग में, लेकिन एक एनपीओ को सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए विदाउट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम। ठीक है, नेक्स्ट, on registration the company enjoy same privilege, privilege मतलब benefits, same privileges and obligations, benefits and duties as of a limited company। ठीक है, नाम के आखिरी में लिमिटेड वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी क्या है, इट इज जस्ट सिमिलर टू अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एग्जेम्पशन मिल गया कि नाम के एंड में लिमिटेड या वर्ड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखने से चलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो ये लाइसेंस को वापस ले सकता है। ठीक है, और फिर नाम के एंड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में by order revoke the license if the company contravenes मतलब तोड़ना any of the requirements, कुछ चीज
कुछ लॉ के अगेंस्ट, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अगर अगेंस्ट जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो लाइसेंस दिया है ये लाइसेंस को वापस ले सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ऑन रिवोकेशन the registrar shall put limited or private limited to its name। ठीक है, तो बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक कर देता है लाइसेंस, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि तुम लिमिटेड या वर्ड प्राइवेट लिमिटेड बिना लिखे फॉर्म हो सकते हो, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये वर्ड को हटा सकता है, मतलब ये लाइसेंस को हटा सकता है, जिससे अब कंपनी को लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं, हम लोग लिखेंगे उसको। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय अ नोटिस ऑफ 14 days इंस्टेड ऑफ 21 days। ठीक है, तो नॉर्मल कोई कंपनी को अगर मीटिंग बुलाना है, कोई भी जनरल मीटिंग अगर बुलाना है, तो मिनिमम 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम एक मीटिंग बुलाने वाले हैं। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को सिर्फ 14 दिन का टाइम चाहिए, 14 दिन के बाद सेक्शन 8 कंपनी मीटिंग बुला सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई कंपनी मीटिंग बुलाना चाहता है तो 21 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेंबर्स को कि तुम मीटिंग बुलाना चाहते हो। ठीक है, ताकि मेंबर भी तो तैयार रहे कि हाँ मीटिंग होने वाला है। अचानक से बोलोगे आज मीटिंग है, कोई मेंबर नहीं आ पाएगा ना फिर, इसीलिए 21 दिन का टाइम देना जरूरी है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में 14 दिन का टाइम देने से चलेगा। ठीक है, कोई मिनिमम शेयर कैपिटल तो नहीं है, वो तो सारे कंपनी में हो चुका है, देयर इज नो मिनिमम शेयर कैपिटल। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पशन जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कॉमा फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कमिटी does not apply to सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, ये सारा रूल्स रेगुलेशंस सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है, तो मिनिमम डायरेक्टर्स या फिर एक कुछ स्पेसिफिक कमिटीज होता है जो हम लोग इतना डिटेल में अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि आगे चल के आने वाला है, नाम जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कमिटी बनाना पड़ता है कुछ एक कंपनीज को, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को उस चीज से माफ किया गया है। क्यों इनको इतना माफी दिया जा रहा है? क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, इसलिए इनको कुछ एग्जेम्पशंस दिया जा रहा है। ठीक है, प्लस a partnership firm can be a member of section 8 कंपनी। ठीक है, नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म जो है किसी भी कंपनी में मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म का कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो क्योंकि उनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है,
वो लोग कोई भी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। कोई भी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बन सकते, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म एक एनपीओ में, एक सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी कोई प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में कुछ फायदा होने वाला नहीं है, खाली मेंबर बनाए अच्छा काम करने के लिए, कुछ पैसा तो बदले में मिलने वाला है नहीं। इसलिए पार्टनरशिप फर्म अगर मेंबर बनता है एक सेक्शन 8 कंपनी का तो चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। जो पॉइंट्स में लिखा आया हूं उतना पढ़ने से आराम से हो जाएगा, ठीक है। अननेसेसरीली अगर हम लोग इधर उधर से कंफ्यूज होंगे तो हमको डिफिकल्ट ही लगेगा लॉ, ठीक है। जितना हम लोग लिख रहे हैं उतना पढ़ो, दैट विल बी मोर देन एनफ, एनफ होगा वो, इधर उधर से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब एग्जाम में सेक्शन 8 कंपनी आ गया 4 मार्क का, तुम बुक के हिसाब से लिखना का कोशिश करोगे। 3 पेज का है सेक्शन 8 कंपनी, 2 पेज का है अराउंड, हाँ 2 पेज का है सेक्शन 8 कंपनी। वही चीज बहुत बार मैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा दिया हूं, आधा पेज 1 पेज में, उतना लिख दोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, द हेडिंग इज डॉर्मेंट कंपनी। अब ये डॉर्मेंट कंपनी क्या होता है देखना। डॉर्मेंट अकाउंट मतलब, डॉर्मेंट मतलब होता है इनऑपरेटिव, इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव, उसको बोलते हैं डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। अब इनएक्टिव, डॉर्मेंट मीन्स इनएक्टिव। अब डॉर्मेंट कंपनी किसको बोलेंगे देखना, एक कंपनी जो कि फॉर्म तो हुआ है 2 पर्पस के लिए, या तो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने के लिए, अभी कोई बिजनेस नहीं है इसका, आज कंपनी फॉर्म हुआ है 2020 में, लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करेगा लेट से 2025 में, तो 5 साल तक कंपनी में कोई भी बिजनेस नहीं है। सर ऐसा क्यों किए सर, 2020 में क्यों बनाए? जैसे 2020 में हम लोग रोड का टेंडर डाले, रोड हम बनाएंगे बोल के कंस्ट्रक्शन का टेंडर डाले, तो हम कंपनी बना दिए। रोड अलॉटमेंट हुआ 2025 में, तो रोड बनना कब चालू होगा? 2025 से, तो 5 साल कंपनी में कोई भी बिजनेस नहीं है। या फिर कंपनी सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है एसेट्स होल्ड करने के लिए, सिर्फ कंपनी का काम ही यही है, कंपनी एसेट्स खरीदता है, ठीक है, और कोई भी बिजनेस नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को हम चाहें, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, कोई बिजनेस ही नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, तो हम ऐसी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करके डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। अगर हम अपनी कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी बना लेते हैं तो क्या होगा, 5 साल हमको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फी पे नहीं करना पड़ेगा, तो हम बचे रहेंगे। 5 साल तक कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि तुम क्या हो, तुम एक डॉर्मेंट कंपनी हो। तो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस कब मिलेगा? जब कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने के लिए कंपनी बना है, या फिर कंपनी एसेट्स होल्ड करने के लिए बना है, ठीक है। ऐसी कंपनी को हम चाहें तो रजिस्ट्रार के बाद अप्लाई करके डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रार डॉर्मेंट का स्टेटस दे दिया तो फिर जब तक वो डॉर्मेंट रहेगा तब तक हमको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर बिजनेस है ही नहीं कुछ, तो एक व्यक्ति कहां से खर्चा करेगा इतना इतना कंपनी के पीछे, कितना पैसा देगा गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को? तो क्या बोल रहा है, तुम डॉर्मेंट का स्टेटस ले लो तो तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, कंपनी बना रहेगा, लेकिन वो एक क्या होगा, एक इनएक्टिव कंपनी होगा। बाद में जब प्रोजेक्ट्स करना होगा तुम उसको एक्टिव कर लेना, ठीक है। कम से कम 5 साल तक खर्चा तो बचेगा उसमें। समझ में आ रहा है? डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट सिंपली मीन्स इनएक्टिव, ठीक है, लिखना। Where
A company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बना है या तो कोई एसेट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बना। इंटेलेक्चुअल मतलब जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। and has no significant accounting transactions and has no significant accounting transactions, ठीक है। तो कंपनी बना है या तो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए या तो कोई एसेट्स होल्ड करने के लिए और उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है उस कंपनी में, ठीक है, फुल स्टॉप। Such a company can make an application to ROC for obtaining the status of dormant, for obtaining the status of dormant। ऐसी कंपनी के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो और अगर आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो तुमको क्या स्टेटस दे देगा, डॉर्मेंट स्टेटस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया डॉर्मेंट किसको बोलेंगे, ठीक है। इनएक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, इनएक्टिव जो वर्ड है इसी के जैसा है लेकिन इनएक्टिव कंपनी थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वही है सब कुछ, बस एक छोटा सा चीज और है इसमें, ठीक है। लिखेंगे पहले इनएक्टिव कंपनी, इसी के अंदर है, ठीक है। इट मीन्स अ कंपनी नॉट कैरिंग ऑन any business or has no significant accounting transaction। इतना तक तो ठीक है, सेम है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल में, ठीक है, और has not filed financial statements and annual returns during last 2 years, ठीक है। तो डॉर्मेंट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, नॉर्मली अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है एंड कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बना है तो उसको हम बोलेंगे डॉर्मेंट कंपनी। और इनएक्टिव का स्टेटस लेने के लिए क्या चाहिए, 2 साल तक तुम कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब नहीं है और 2 साल तक तुम या तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
हर साल जो परफॉर्मेंस है आरओसी को इन्फॉर्म करना रहता है, 2 साल से तुम इन्फॉर्म नहीं किए हो, ठीक है। तो डोरमेंट तो ठीक है, इनएक्टिव हो जाता है कंपनी तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है उसको एक्टिव करने में, इसलिए जो भी हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा फाइल करते रहना चाहिए आरओसी के पास, ठीक है। अब ये जो लिख रहे हैं हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या देखना, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स any transactions other than मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स किसको बोलेंगे, ये जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग लिखने वाले हैं इनको छोड़ के बाकी जो ट्रांजेक्शन्स है दैट विल बी नोन एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मतलब ये 3-4 चीज अगर होता है तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना कि कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होना चाहिए तभी डोरमेंट का स्टेटस मिलेगा। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये 4 ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर, मतलब अगर ये 4 ट्रांजेक्शन हो रहा है तो भी तुमको डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है, लेकिन ये 4 ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर अगर और कोई ट्रांजेक्शन भी हो रहा है कंपनी में तो तुमको फिर स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है। तो बोला ये 4 चीज हो रहा है तो चलेगा, क्या क्या चीज, पेमेंट ऑफ फी बाय अ कंपनी टू आरओसी, इसको हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट एन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और क्या, पेमेंट्स मेड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, एक्ट के अंदर कहीं कुछ पैसा देना है, कोई फी देना है, कोई पेनल्टी देना है, वो सब अगर कंपनी देता है तो उस सबको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोला जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कंपनी अगर शेयर अलॉट करता है और शेयर होल्डर से पैसा लेता है तो उसको भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलेंगे। एंड चौथा पेमेंट फॉर, अगर ऑफिस है तो नॉर्मल स्टाफ रखना पड़ेगा, साफ सफाई तो करवाना ही पड़ेगा, तो ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है इसको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलेंगे। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, तो लॉ बेसिकली बोल रहा है कि ये 4 ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं बोलेंगे। मतलब ये 4 ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है तो भी तुमको डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है, तुम एक डोरमेंट कंपनी बन सकते हो फिर भी, क्योंकि ये सबको लॉ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानता। लॉ बोलता है कि ये सब चीज तो करना ही पड़ेगा, ये सब के बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकता, तो ये सब खर्चा करना ही पड़ेगा, तो ये सबको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। इनको छोड़कर अगर कंपनी कुछ और कर रहा है, ये 4 ट्रांजेक्शन्स को छोड़कर कंपनी अगर और कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहा है तो फिर वो एक एक्टिव कंपनी है, उसको डोरमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये 4 ट्रांजेक्शन्स है और कुछ नहीं है तो उसको डोरमेंट का स्टेटस मिल सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मींस ये 4 ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी जितना भी ट्रांजेक्शन है सबको बोलेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियर है मतलब। नेक्स्ट, दिस वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, डोरमेंट कंपनी। नेक्स्ट वी विल राइट डाउन पॉइंट नंबर 5, निधि कंपनीज, ठीक है। निधि कंपनीज का मतलब क्या होता है देखना, जब कुछ लोग मिलकर मेंबर्स मिलकर पैसा
हर महीना कुछ ना कुछ पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, और वो पैसे को वो लोग क्या करते हैं, उनमें से किसी भी मेंबर्स को अगर पैसे का जरूरत है तो उसको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा वो लोग उसको दे देते हैं। जैसे 10 जन मिलके हर महीना 10,000 रुपए जमा करते रहते हैं, 1 लाख रुपए हो गया। अब वो 1 लाख रुपए को अपने ही बीच में किसी को चाहिए तो उसको ब्याज में दे देते हैं, मार्केट रेट के इंटरेस्ट से कम में। तो उससे दो फायदा होता है, एक तो वो 10 लोगों का सेविंग्स हो जाता है, कुछ कुछ सेविंग्स हो जाता है उनका, प्लस किसी को उनमें उनके बीच में किसी को अगर पैसा चाहिए कभी इमरजेंसी में तो उनको वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? द नेम इज निधि कंपनी। और अगर इसको इनफॉर्मली बोलोगे तो तुम लोग जो कमिटी बोलते हैं, बहुत जन, पता नहीं सबको पता होगा या नहीं, कमिटी बोल के होता है, उसको कमिटी भी बोलते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको कमिटी भी बोला जाता है। ठीक है, लिखना। Company which has been incorporated as a nidhi with the object to cultivate the habit of cost cutting, खर्चा कम करना, and सेविंग्स बढ़ाना, among members, the habit of cost cutting and savings among members, full stop। मेंबर ही पैसा देंगे, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड लेंडिंग टू देम ओनली, उन्हीं को फिर ब्याज में दे देते हैं, लेंडिंग टू देम ओनली, उनमें से किसी एक को जिसको चाहिए। ठीक है, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स, उसका भी फायदा हो गया और साथ साथ हमको भी कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? दिस इज नोन एज निधि कंपनी। एक कंपनी जो बना है कॉस्ट कटिंग कराने के लिए, सेविंग्स प्रमोट करने के लिए, और जो पैसा आएगा अपने ही मेंबर्स को अपने ब्याज में दे देते हैं। उससे क्या होता है, अपना तो सेविंग्स हो जाता है, किसी को पैसा चाहिए तो उसको पैसा मिल जाता है, प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में मिलता है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम उसको देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, लास्ट वन। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 एफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन सी कंपनीज को हम लोग बोलेंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ठीक है, देखना। The following companies are regarded as public financial institutions। ठीक है, नाम लिख लेंगे, इजी इजी नाम है जो हम सबको पता है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, इजी इजी लिखा दूं तुमको। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर C, ठीक है, IDFCI लिख लो, तुमको नाम याद नहीं रहेगा शायद, पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। एक दो नाम याद होने से हो गया। ठीक है, IDFCI। पॉइंट नंबर D,
अदर इंस्टीट्यूशंस और भी है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। चलो लास्ट थोड़ा सा बाकी है, लिखेंगे। No institutions shall be notified unless, point number 1, it has been constituted by act of central or state or by previous कंपनी लॉ। ठीक है, या तो सेंट्रल के कोई एक्ट से बना है, या जैसे एलआईसी के लिए अलग से एक एक्ट है, ठीक है, कोई अलग एक्ट से बना है तो चलेगा, या फिर एक कंपनी होना चाहिए अंडर कंपनी लॉ। ठीक है, और दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 51%, नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल is held or controlled, या तो held या controlled by central government or state government or partly by central government and state government। ठीक है, ये तो पहले भी आया था, गवर्नमेंट कंपनी जो पढ़े थे उसमें भी ये चीज आ चुका है पहले भी। ठीक है, तो कोई चीज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में नोटिफाई होने के लिए क्या जरूरी है, या तो गवर्नमेंट के कोई स्पेशल एक्ट से बना है, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ में बनाया गया था वो कंपनी, प्लस 51% शेयर या तो सेंट्रल या स्टेट या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स है ये, दिस आर सम एग्जाम्पल्स, एक दो भी याद रहेगा तो ये बहुत है। ठीक है, LIC, UTI, IDFCI एक्सेट्रा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। यहाँ कंप्लीट होता है अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। इतना ही पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज हुआ कंप्लीट। टोटल इतने टाइप्स के कंपनीज होते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।